नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम पृथ्वी के लगातार बदलते चेहरे के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि कैसे हमारे महाद्वीप करोड़ों सालों से अपनी जगह बदलते आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो अल्फ्रेड वेगेनर के उस आइडिया से शुरू होते हैं जिसने मतलब भूविज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी थी। और फिर हमें आज की जो मॉडर्न समझ है प्लेट टेक्टोनिक्स वहां तक लाते हैं। हाँ, और हाल ही में रूस में जो तेज भूकंप महसूस हुआ उसने भी हमें इन जमीनी हरकतों की ताकत याद दिलाई है। सही बात है। तो चलिए इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह पर असल में चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है करीब 1912 से। अल्फ्रेड वेगेनर वो असल में मौसम विज्ञानी थे, है ना? हाँ, मीटियोरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक बड़ा ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दावा किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो आज हम अलग अलग महाद्वीप देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसे बिखरे हुए नहीं थे। अच्छा। हाँ, बल्कि कभी ये सब जुड़े हुए थे। एक विशाल अकेला भूखंड, सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट नाम क्या दिया था उन्होंने? पेंजिया। पेंजिया। सोचिए जरा, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल। और वेगेनर सिर्फ मतलब अंदाजा नहीं लगा रहे थे, उन्होंने बाकायदा सबूत जुटाए। सबूत? कैसे सबूत? कई तरह के। पहला तो बड़ा मजेदार था, जिगसॉ फिट। जैसे आप दुनिया का नक्शा देखें तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा। हाँ, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे टूटकर अलग हुआ हो। बिल्कुल, जैसे किसी पहेली के दो टुकड़े हों, एकदम फिट। कमाल है। और क्या था? फिर थे जीवाश्म, फॉसिल्स। जैसे एक छोटा सा रेप्टाइल था, मेसोसॉरस, मीठे पानी में रहता था। ओके। अब उसके अवशेष सिर्फ दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलते हैं, और कहीं नहीं। लेकिन ये तो दो अलग महाद्वीप हैं, बीच में इतना बड़ा अटलांटिक महासागर। हाँ, तो सवाल ये था कि ये छोटा सा जीव जो बेचारा तैर के महासागर पार नहीं कर सकता था, वो दो अलग जगह कैसे पहुंच गया? बात तो सोचने वाली है। वेगेनर का जवाब था क्योंकि ये जगहें कभी जुड़ी हुई थीं, पेंजिया का हिस्सा थीं। अच्छा, मतलब जीवाश्मों ने भी कहानी बताई। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसी चट्टानों को देखा, एक जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के पैटर्न नोट किए। पर्वत श्रृंखलाएं भी? हाँ, और तो और पुराने क्लाइमेट के सबूत भी, जैसे आज जो गर्म इलाके हैं वहां ग्लेशियर के निशान मिलना। वाह, ये तो काफी सारे सबूत हो गए। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि पेंजिया बाद में टूटा, पहले दो बड़े हिस्सों में, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना नाम सुने हैं। हाँ, और फिर ये हिस्से और छोटे टुकड़ों में बंटते गए और आज के महाद्वीप बन गए। सुनने में तो ये सिद्धांत मतलब काफी लॉजिकल और सबूतों के साथ लगता है। फिर इसे वैज्ञानिकों ने फौरन मान क्यों नहीं लिया? यहीं पर एक बड़ा लेकिन था। वेगेनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी वो क्या थी? उनके पास इतने सारे सबूत तो थे कि महाद्वीप खिसके हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि आखिर क्यों खिसके। मतलब वो कौन सी ताकत थी, कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी जो इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को, पूरे के पूरे महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर तक धकेल सकती थी। अच्छा, ये इंजन कहाँ था ये नहीं पता था। बिल्कुल, इसका जवाब वेगेनर के पास नहीं था और इसी वजह से उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिक उनके सिद्धांत को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। काफी विरोध हुआ। तो ये एक तरह की पहेली बन गई कि महाद्वीप खिसकते तो हैं पर कैसे? हाँ, और इस पहेली का हल काफी बाद में मिला, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, कैसे? जब समुद्र के नीचे की दुनिया का मतलब ओशन फ्लोर का ज्यादा बारीकी से अध्ययन शुरू हुआ। हाँ, सोनार वगैरह से। बिल्कुल। तब हैरी हेस जैसे वैज्ञानिकों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया, समुद्र तल का फैलना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो क्या है? उन्होंने बताया कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ियां हैं ना, मिड ओशनिक रिज, वहां नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आता है। हाँ। और वो जमकर नई समुद्री परत बनाता है और ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ धकेलती है। ओह, जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट चल रही हो समुद्र के नीचे। बिल्कुल सही, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट। ये खोज वेगेनर के आइडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट थी। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है कि अगर समुद्र का तल फैल रहा है तो उसके ऊपर के महाद्वीप भी खिसकेंगे। एग्जैक्टली। और इसी खोज ने आगे चलकर 1960 के दशक के अंत में एक और ज्यादा मजबूत थ्योरी को जन्म दिया। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है।
ये थ्योरी कहती है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर परत है लिथोस्फीयर, वो एक पूरा खोल नहीं है, अच्छा, बल्कि वो कई बड़ी और छोटी कठोर प्लेटों में टूटी हुई है, पजल के टुकड़ों की तरह। प्लेट्स मतलब जमीन के बड़े बड़े टुकड़े? हाँ, और ये प्लेटें नीचे की गरम थोड़ी पिघली हुई परत एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं, धीरे धीरे खिसक रही हैं। ओह, तो असल में महाद्वीप नहीं खिसक रहे हैं, बल्कि ये प्लेटें खिसक रही हैं जिनके ऊपर महाद्वीप हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। महाद्वीप तो इन प्लेटों पर सवार हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है। प्लेटें हिलती हैं तो महाद्वीप भी साथ हिलते हैं। तो फिर वो वैगनर वाला सवाल, इन प्लेटों को कौन हिला रहा है? क्या प्लेट टेक्टोनिक्स इसका जवाब देता है? हाँ, ये थ्योरी उस इंजन की भी बात करती है। दो मुख्य ताकतें बताई जाती हैं। कौन सी? एक है रिज पुश, जहां रिज पर नई परत बनती है, वो प्लेटों को धक्का देती है, पुश करती है। ओके, रिज पुश। और दूसरी है स्लैब पुल, जब एक भारी पुरानी प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है ना, जिसे सबडक्शन कहते हैं। हाँ, सबडक्शन जोन। तो वो नीचे जाते हुए अपने पीछे वाली पूरी प्लेट को खींचती है, पुल करती है। अच्छा, रिज से धक्का और दूसरी तरफ से खिंचाव। हाँ, रिज पुश और स्लैब पुल, यही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी कमी वेगनर के सिद्धांत में थी। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। जी, और यही प्लेटों का हिलना, टकराना, दूर जाना, यही दुनिया भर में भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है। जैसा कि हाल में रूस में हुआ। बिल्कुल, और इसी से हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ भी बनते हैं जब प्लेटें टकराती हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब अभी भी इन प्लेटों पर बैठकर बहुत धीमी रफ्तार से सफर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज तो हम जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी से इन प्लेटों की गति को नाप भी सकते हैं। कितनी तेज चलती हैं? बहुत धीमी, साल में बस कुछ सेंटीमीटर, लगभग उतना ही जितना हमारे नाखून बढ़ते हैं। कुछ सेंटीमीटर, लेकिन लाखों करोड़ों सालों में तो ये बहुत ज्यादा हो जाता होगा। हाँ, हजारों किलोमीटर का फासला तय हो जाता है। वाह, तो वेगनर के एक क्रांतिकारी विचार से शुरुआत हुई, फिर समुद्र तल की खोज हुई, और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स ने आकर पूरी पहेली को सुलझा दिया। सही कहा। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, कैसे समझ विकसित होती है, पुराने सवालों के जवाब मिलते हैं, नई खोजें होती हैं। बिल्कुल। स्रोत हमें यही बताते हैं कि ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, आज भी जारी है। पृथ्वी एक डायनामिक ग्रह है, ये प्लेटें लगातार हिल रही हैं। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, तो आज से मान लीजिए 10 करोड़ साल बाद पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या नए महासागर बनेंगे? क्या महाद्वीप फिर से जुड़ेंगे? कौन जाने। ये सवाल हमें इन भूगर्भीय ताकतों के विशाल पैमाने और उनकी निरंतरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये धीमी गति वाली ताकतें हमारी दुनिया को लगातार बदल रही हैं।